शहजाद साहब क्या कहेंगे इस पे? और हसन साहब कह रहे हैं सीइंग इज बिलीविंग, तो जरा कंपेयर कीजिएगा कि थोड़ा थोड़ा चल के ही चीजों को बेहतर किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, या जब होंगी तब देखेंगे, सोचेंगे, फिर कुछ समझ में आएगा हमें क्या हो रहा है? हाँ, एक तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अपील में तो नहीं जा सकती, इसको रिव्यू के अंदर जा सकती है, और वो शायद उसके लिए एक बड़ा बेंच मांगे, और अगर ये होता है, रिव्यू के लिए मांगते हैं, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि फिर जो फैसला आता है वो क्या फैसला आता है। यानी ये मुझे पता है कि गवर्नमेंट, आज की जो गवर्नमेंट बैठी हुई गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट, ये इसको जरूर किसी ना किसी शक्ल में चैलेंज जरूर करेगी। ये तो बुनियादी एक बात है जो आज के माहौल तनाज़ुर में हम जब बात करते हैं। दूसरी ये कि ये जो सिविलियंस का ट्रायल इन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो होता है, इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर तो बहुत बहस हुई है, मुख्तलिफ औकात में हुई है, और उसका हमें जो बायस है, जो रुझान है उस बहस का, वो भी हमें पता है कि वो इसके खिलाफ है। जो पब्लिक ओपिनियन डोमिनेंट, जो वोकल पब्लिक ओपिनियन है, मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, उस बेचारे को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन जो 5-10% लोग जो कि समझने बूझने वाले हैं, जो इन चीजों को जानते हैं, उनका रुझान लिबरल तबके का खास तौर पे वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये वो, और वो पूरे तरीके से पूरे नहीं होते जब ये मिलिट्री कोर्ट्स में जाते हैं। तीसरी बात, ये किस सिचुएशन में जो सिविलियंस हैं, ये इनको कम्बैटेंट्स का दर्जा दे के दिया जाता है और फिर वो उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जायज होता है? सिर्फ दो सूरतों में। एक, जब जंग की कैफियत हो, जब आपने वॉर डिक्लेयर की हो एज अ स्टेट, तो फिर जो भी सिविलियन, यानी अपने नहीं, जाहिर है कुछ सूरत में हम उम्मीद ये करते हैं कि दूसरे किसी और मुल्क के या अपने लोगों के अलावा ऐसे लोग होंगे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग के हथियार उठाएंगे, तो उसके उनका फिर जो ट्रायल होगा वो मिलिट्री कोर्ट्स के नीचे, क्योंकि पाकिस्तान ने जंग डिक्लेयर कर दी है। दूसरी सूरत ये थी जब दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ी, जिसका जिक्र भी हुआ पहले हमारी डिस्कशन के अंदर, तो उस वक्त फिर हुकूमत वक्त जो थी उसने एक सनसेट क्लॉज के साथ पहले 2 साल फिर 2 साल और मिलिट्री कोर्ट्स को इजाजत दी कि आप दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। और उसकी वजह ये थी कि हमारे सिविलियन निज़ाम के अंदर इतनी देर लग जाती थी कि उनको सजाएं नहीं हो पाती थी, और सजाएं जो हैं वो जाहिर है ज़रूरी हैं ताकि लोगों को डराया धमकाया जा सके कि दहशतगर्दी जो है ये बुरी चीज़ है और इससे पाकिस्तान के माशरे को पाक रखा जा सके। सही। ये दूसरी चीज़ आ गई। 9 मई एक यूनिक वाकया है, बिल्कुल यूनिक, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी कि आपके अपने ही लोगों के ऊपर ये इल्जाम आते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अब ये जो चीज है ये पहले कभी नहीं हुई। अब इक्का दुक्का इस तरह की एक आध चीज हो तो चलें, वो आप क्रिमिनल कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में ट्राई कर लेते हैं उस चीज को। एक और भी चीज याद रखें कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे जो ट्रायल्स थे जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हुए, उनके अंदर अपील जायज करार दी गई, और वो जब हाई कोर्ट में अपील लेके जाते थे तो बहुत सारे, बल्कि 90% लोग जो हैं वो उन सजाओं से बच जाते थे, बरी हो जाते थे। क्यों? और वो जो हाई कोर्ट्स का जो था, पेशावर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, उनकी सोच ये थी कि चूंकि ये मुकम्मल तौर पर उस प्रोसेस जो है वो जो कि हक और इंसाफ की बुनियाद पे चलनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स उसको मुकम्मल पूरे नहीं आते, इसलिए तो वो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, क्योंकि वही लोग बार बार फिर हम पे हमले करते रहे, उनको फिर और तरीके से एलिमिनेट करना पड़ा। ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब ये बहुत बड़ी हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें जारी थी। अब 9 मई वाला जो वाकया है, ये वाकई पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेंसिटिव मामला है। या तो इसको किसी तशरीह में लाया जाए, बताया जाए कि कम्बैटेंट बनते हैं कि नहीं बनते, और अगर नहीं बनते तो फिर इनके ऊपर जो भी ट्रायल की बुनियाद है वो, और वो सिविल कोर्ट्स में हो रहा है, जहां भी हो रहा है, फिर वो एक्सपेडिशियसली किया जाए, उसको फिर लटकाया ना जाए, तारीखें ना डाली जाए, ताकि जो उसका असर है वो असर सामने आए और ये पता लगे कि भाई ये आपके अपने मुल्क की अफवाज हैं, इन पे हमला ना कीजिए। हमारे तमाम कवानीन और तमाम अफवाज इस चीज के लिए हैं कि जो बाहर से पाकिस्तान के खिलाफ हमला करें, हम उनके खिलाफ दिफा करें। तो मेरा ख्याल है कि ये इन चीजों के ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। ये जो अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, मुझे उम्मीद ये होनी चाहिए हम सबको कि शायद इससे कोई भलाई निकलेगी, बेहतरी निकलेगी, कोई ना कोई तरीका ऐसा निकलेगा जो सबको एक्सेप्टेबल होगा। ठीक हो गया। अब सर साहब आपकी जानिब आऊंगी, कानून जब बना होगा तब से ही आइन से मुतसादिम बार बार इस पर बात होती रही है, अदालतों में भी ये मामला जाता रहा। क्या कहा जा सकता है देर है दुरुस्त है? एक जैगम साहब ने ऊपर बात की थी कि मेरे सवाल के जवाब में कि इंसानी हकूक की जीत है, या फिर इस वक्त के जो मुतासरीन हैं 9-10 मई के, उस हवाले से सिर्फ इसको देखा जाए, किस तरह एनालाइज करेंगे? एक तो 2-3 इसमें बातें हैं। एक, पहले मैं वो बात आपको बता दूं जो वर्ल्ड वॉर 2 की एग्जांपल दी है हसन निसार साहब ने, आपने भी पूछा था कि कैसे कौमें तरक्की कर सकती हैं। तो ज़ाहिर है कौमों के ज़िंदगी में कुछ कौमों ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है, कुछ ने
बहुत टाइम लिया है। हम मेरा ख्याल है उस कौम में शामिल हैं जो बहुत टाइम लेती है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो बैल और बैलगाड़ी का डिज़ाइन 5000 साल पहले था, आज भी हमारे यहाँ वही है। तो लेकिन दूसरी तरफ जब जापान और जर्मनी की एग्जांपल जो है ना हमारे माहौल में फिट नहीं आती। जापान और जर्मनी दोनों अपने वक्त की उस वक्त सुपर ताकतें थी। वो सबसे पहली मोटरवे दुनिया की जर्मनी में बन चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। मर्सिडीज, BMW और वोक्सवैगन उस वक्त भी दुनिया की टॉप की कार्स थी और वो जर्मनी में भी बनती थी। जापान जो था दुनिया में वो वाहिद मुल्क था, सबसे पहला मुल्क था सॉरी, जिसने त्यारा बरदार बहरी जहाज बना लिए थे और उसकी साइंस और तरक्की बेहतरीन थी और वो वर्ल्ड पावर था उस वक्त। तो इसलिए जब वो तबाह हुए उस पर फिर अमेरिका ने उनको गुलाम बना लिया और उनको पैसे दिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें गुलामी भी सही तरीके से नहीं करनी आई। हमने अमेरिका की एजेंटी तो की, लेकिन हमारी जो रूलिंग एलीट के चंद एक ऊपर टॉप के लोग थे ना, वो अपनी तिजोरियां भर गए। लेकिन जापान के शहनशाह हिरोहितो ने यह नहीं किया उस वक्त 1945 में, जब उसने डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर पे दस्तखत किए ना, तो अपनी कौम की बेहतरी का फिर भी सोचा। इसी तरह वो कॉनर्ड एडेनॉयर था जर्मनी का पहला जो लीडर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसने भी अपने बैंक अकाउंट स्विट्जरलैंड और अमेरिका में नहीं बनाए अमेरिकी इमदाद को हड़प करने के लिए। उसने भी अपनी कौम का सोचा, इसलिए वो कौमें गुलामी के बावजूद अभी भी वो कोई बहुत आज़ाद कौमें नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी आवाम खुशहाल है और खुश है। तो हमें तो गुलामी भी सही तरह करनी आई। तो क्या कह सकता हूँ इसमें। दूसरा आपका सवाल का जवाब है, मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए। ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हुआ है, और इसमें इंसानी हकूक की आने वाले वक्त में उसकी प्रोटेक्शन बेहतर होगी। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये है कि आप ये बात अब याद रखिएगा कि निज़ाम इस मुल्क का बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ काम कर रहा है। इसलिए अगर एक सियासी जमात को कोई अदालत या किसी जगह से कोई इंसाफ मिलता है, तो हमें फिर ये ख्याल रखना चाहिए कि दूसरी को भी मिल जाता है। इसलिए सिस्टम काम कर रहा है। इसलिए ये नहीं हमें कहना चाहिए कि एक को तो इंसाफ मिल गया और दूसरे की सहूलतकारी हो रही है, क्योंकि आज मैं मुसलसल ये सोच रहा था कि क्या ये सहूलतकारी है या इंसाफ, और मैं ये कहूँगा कि ये इंसाफ है। और इसके बावजूद ऑन द ग्राउंड सिचुएशन जो है, जो कुछ हुआ 9 मई को, दूसरी अदालतों में भी गए तो फैसले वहां से भी मेरा ख्याल है मुल्ज़मान के खिलाफ ही आएंगे, कोई उनके हक में नहीं आएगा। ठीक हो गया। तरह के मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जा रहे फैसले, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी उन फैसलों की, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। इंसाफ हुआ है, अच्छा फैसला आया है, बिगड़ा निजाम भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। अफसार साहब अपना कमेंट कर रहे थे और ऊपर बात की कॉलोनियल दौर की बात की जाए तो हमारे हालात तो ये कि 75 साल में हम अपने कवानीन बना सके ना निजाम। वाकई तौर पर सोचने की जरूरत है अगर बतौर कौम और माशरा आगे बढ़ना